अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन का ये फर्स्ट सेगमेंट है। मैं हूं नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में उस्मा चौधरी। और कोरोना वायरस के हवाले से तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में 11,000 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, इस बीमारी को फाइट करते हुए इसको शिकस्त दे चुके हैं। और इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें ये हैं कि रिसर्च इस हवाले से हो रही है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उसका ये कहना है, ये मानना है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली जाएगी और सितंबर में वो वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी और उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जर्मनी और चाइना भी इसी दौड़ में शामिल हैं। तकरीबन 84 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में इस पर काम कर रही हैं और सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सके, इसको काबू किया जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है और लाखों जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो मईशत का है और मौशी तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब इस वक्त सारी वो नज़र आ रही है सूरत हाल, और न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की। पाकिस्तान में इस हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो गाहे बगाहे हम आपको आगाह करते रहते हैं। गवर्नमेंट जो रिलीफ फराहम कर रही है आवाम को, उसके हवाले से भी हम आपको बताते हैं। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें कम होंगी और वो कम होने जा रही हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मौशी असरात जो हैं उसके काफ़ी हमें पॉजिटिव नज़र आएंगे पाकिस्तान में। और ओवरऑल इसको किस तरह से ओवरकम किया जाएगा, पाकिस्तान में बजट भी करीब है, जून के फर्स्ट वीक में बजट आ रहा है, इसको कोरोना बजट कहा जा रहा है, तो उसमें किस किस्म की तैयारी होगी, आम आदमी को किस किस्म का रिलीफ फराहम किया जाएगा, बेरोज़गार अफराद के लिए हवाले से भी बात की जा रही है। और उसके अलावा जो सिचुएशन है उसे हम आगाह करेंगे और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर मुमताज जी, मैं चाहूंगी कि इंट्रोडक्शन करवाइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुमताज अहमद आहिद हमारे साथ मौजूद है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एचओडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स अस्पताल मुजफ्फराबाद में काम कर रहे हैं। इनसे इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अपनी ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करेंगे। स्काइप पर इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में इस वक्त जो कोरोना वायरस की ओवरऑल सूरत हाल है उस पर कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि यहाँ पर केसेस की तादाद पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे कम है। यहाँ के लोगों की विल पावर आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, या फिर ज्यादा मोहतात हैं यहाँ पर लोग? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि आला कश्मीर में इंशाल्लाह ये सूरत हाल अभी काबू में है और एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस हमारे पास सबसे कम केसेस हैं अभी तक। 66 जो है ना लैब कन्फर्म केसेस आए हैं। तो इसका जो है ना बहुत सारी वजूहत हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने बड़ा टाइमली इसको जो है ना वो लॉकडाउन को लिया और एंट्री पॉइंट्स पे चेकिंग जो है ना वो उन्होंने शुरू कर दी। और फिर जो ही ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुए तो उन्होंने डायग्नोस्टिक सर्विसेज 3 डिवीजन्स में टाइमली उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली। और ये मेरे ख्याल में मेन जो इक़दामात हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है ना अभी तक सूरत जो आला कश्मीर में है खासी कंट्रोल। ठीक है डॉक्टर साहब, ओवरऑल भी हम जानना चाहेंगे, आप चूंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त रिसर्च के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, जो कोशिश की जा रही है कि इस वबा से निपटने की किस तरह से किसी तरीके से इसे निपटा जा सके, आपके ख्याल में वो रिसर्च कहाँ तक पहुँची है और किन मराहिल से गुजरते हुए आगे वैक्सीन का जो मरहला है वो तय होगा? ये जो रिसर्च पार्टिकुलरली जो वैक्सीन है ये खासा इस पे टाइम जो है ना लगता है। हमेशा से जब भी जो है ना कोई नई चीज आई है उसके अगेंस्ट वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है। लेकिन ये चूंकि बड़ी सीरियस किस्म की पेंडेमिक है तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो इस काम को बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है। लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 4-6 महीने में कोई न कोई वैक्सीन दुनिया में आ ही जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, आप जैसे कि खुद भी इस पर आपकी स्टडी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, उनकी जितनी भी रिसर्च है, उनके रिजल्ट खास से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक बात पर किसी का इतफाक है तो दूसरी रिसर्च जो है वो उससे मुख्तलिफ नज़र आती है। तो इस वायरस की अगर हम हैयत के बारे में बात करें, मुख्तलिफ ममालिक में इसकी वेव की बात करें, स्पाइक की बात करें, ये कितने अरसे तक रहता है, तो हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। तो वो ऐसी चंद चीज़ें जो आप हमें बताना चाहें जिस पर कोई मुतफ़क्का रिसर्च मौजूद हो। जी बिल्कुल, ये तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नया वायरस है। बिल्कुल इसके बारे में पहले किसी को इतना इल्म नहीं था। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो है ना, इंटरनेशनली इसमें जो स्टडीज हो रही हैं उसमें वेरिएशन। दूसरा पॉइंट ये है कि ये चूंकि पेंडेमिक है, तो हर कंट्रीज का और मुख्तलिफ जो रेसेस हैं उसमें भी इसके डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये इस वजह से वेरिएशन आप देख रहे हैं कि जी एक स्टडी के कुछ रिजल्ट्स हैं, दूसरी स्टडी के जरा उससे मुख्तलिफ हैं। तो ये ज्यादा जो है ना, चूंकि इसकी जो जीन में म्यूटेशंस भी है, और दूसरा ये है कि जो है ना अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज इसमें जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो भी मैं समझता हूँ कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन चीजों के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो वो चीज़ें हैं बार बार हम डिस्कस करते भी रहते हैं और आवाम को बताते भी हैं कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, हमें बार बार बताने की ज़रूरत है। आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, किस तरह से आप अवेयर करेंगे, कैसे एजुकेट करेंगे आवाम को कि किस तरह इससे बचा जा सके। ग्लव्स का इस्तेमाल बताया जाता है, मास्क का इस्तेमाल बताया जाता है, लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको तल्फ करने का एक सही तरीका होना चाहिए। वो तरीकाकार क्या हो सकता है, कैसे बच सकते हैं? अच्छा, इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं। एक तो कम्युनिटी है, इसका स्प्रेड कम्युनिटी में रोकना, और दूसरा मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर इसका स्प्रेड रोकना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स है, इन दोनों में डिफरेंट है। मैं जरा पहले हॉस्पिटल में बात करूंगा कि हॉस्पिटल में जो है ना, इसके स्प्रेड को जो रोकने के तरीकेकार होने चाहिए, वो यही है कि जो है ना, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और उसमें ये जो पीपी है, इसकी क्वालिटी और इसका जो है ना सही तरीके से सीक्वेंस से इनको पहनना और इनका रिमूव करना, पार्टिकुलरली मैं रिमूव करने के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता रहता हूँ कि जब आप को देखने जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब सॉरी माजरत कि आपके जी डॉक्टर साहब, इसी बात पर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है कि पीपीज़ की जिस तरह से दस्तयाबी के हवाले से कहा जा रहा है, प्राइवेट मीडिया में बहुत बातें हो रही हैं कि दस्तयाबी उस तरह से नहीं है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत इस पर ये कह चुके हैं कि दस्तयाबी तो है, इस्तेमाल के बारे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर्स में। इसको मैं चाहूंगी कि जरा ज्यादा वाज़ेह करें आप। इस बात से खासी हद तक इत्तेफाक करूंगा कि अवेलेबिलिटी मेरे ख्याल में अब किसी भी जगह कोई इशू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ने इसको पहली प्रायोरिटी दी है, और देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सप्लाईज। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हॉस्पिटल में पीपीज की डेफिशिएंसी है। इनका जो प्रॉपर यूज है उसमें मेरे ख्याल में अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, और उसके ऊपर स्ट्रेस देने की जरूरत है। और इसमें खास बात ये बताएंगे जी, जब पीपीज पहन के, जैसे मैंने बताया कि जी आप पेशेंट को अटेंड करते हैं या जो है ना आप उसके सैंपल को डील करते हैं, तो वो समझ लें कि कंटामिनेट हो जाते हैं। जो आपने मास्क पहना है, जो ग्लव्स पहने हैं, जो बाकी पीपीस पहने हैं, तो उसको जब तक एक खास सीक्वेंस से रिमूव नहीं करेंगे, तो ये चांसेस मौजूद होते हैं कि जी आपका जो है ना, ये जो है ना कहीं भी कंटामिनेशन हो गई, तो फिर जो है ना वो इन्फेक्शन आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में मैं जो है ना जोर इस बात पे देता रहता हूँ कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग्स होने चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल को फुली हॉस्पिटल्स में ऑन होना चाहिए। ये इन्फेक्शन कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, ये इसको जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये कोविड आया तो अभी हमें ये चीजें करनी चाहिए और
ऑल दी टाइम आपको पता है कि जो है ना, या इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद होते हैं, तो उनको डील करने का एक सिस्टम होता है, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं या दीगर पैरामेडिकल स्टाफ है, उससे वेल अवेयर होना चाहिए। ये वो वाहिद वजह है कि अगर हम प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे बड़े इंसिडेंसेस हुए कि डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन ले ली, स्टाफ नर्सेज ने इन्फेक्शन ले ली। और अगर ये मेथड्स हम प्रॉपरली हमें आ रहे हैं और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक तो है। फिर इन्फेक्शन होने के बहुत रेयर चांसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं ना, मैं एक आम पब्लिक के हवाले से भी आपसे ये जानना चाह रही थी कि उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, और जब आप बता रहे हैं कि एक सीक्वेंस में रिमूव करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे इसको रिमूव करें, किस तरह से इसको तल्फ करें? कम्युनिटी के अंदर इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हॉस्पिटल से मुख्तलिफ है। कम्युनिटी के अंदर जो है ना, ये जो बीपीज का इस्तेमाल आम पॉपुलेशन के लिए जनरली रेकमेंडेड नहीं है, सिवाय इसके कि किसी को नज़ला जुकाम खांसी कर रहा है तो उसको पहन लेना चाहिए मास्क। तो अदरवाइज उन कम्युनिटी में बाकी जो एहतियात है वो बहुत जरूरी है। मसलन क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी जम गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, खुशियों गमियों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बाजारों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी वजह से ज्यादा बचत हुई है। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जी ये लॉकडाउन मेरे ख्याल में फौरी तौर पर नहीं खोलना चाहिए, इसका खोलने का भी कोई स्टेप वाइज और बिल्कुल स्लो इसकी ओपनिंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है ना एकदम ये लॉकडाउन अगर खुल जाए तो ये खतरा जरूर मौजूद है कि ये कम्युनिटी में बहुत स्प्रेड होगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जरा कम्युनिटीज में ये जो पैनिक है, पैनिक को जरा कम करने की जरूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा अहम रोल होना चाहिए। और दूसरा एक चीज और भी हमारे इल्म में आई है कि मतलब कोरोना इस वक्त बड़ा हार्ड टॉपिक है, और बाज दफा मीडिया में पार्टिकुलरली जो सोशल मीडिया में बड़ी फेक किस्म की न्यूज ब्रेक हो जाती है, उससे भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इस सारी चीज का बड़ा ध्यान करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि कम्युनिटी को गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो एक्शंस ले रहे हैं, ये तो कम्युनिटी को बचाने के लिए ले रहे हैं। इन गवर्नमेंट के साथ उनको मैक्सिमम तावन करना चाहिए और बिल्कुल पेमेंट नहीं होना चाहिए सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये बताइएगा, हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस वक्त आपको सुन रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है, और ऐसे महीने में हम देखते हैं कि अशिया खुरनोश की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ पर रश हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अगरचे हुकूमत ने कुछ सख्त इकदाम लिए हैं कि 5 बजे के बाद जो है तमाम बाजार और मार्केटिंग कहा जा रहा है कि बंद कर दी जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि समोसों की, पकौड़ों की या दीगर शॉप्स पर खासा रश होता है, लोगों का एक हजूम होता है। हम बार बार कह रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि मोहतात रहें। ये कितना खतरनाक अमल है, ये बताइएगा। बिल्कुल, मैं तो इस हवाले से सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि लोगों की अगर सेहत और जिंदगियां बची रहें तो फिर फर्ज के रमजान है, ईदें हैं और गमी खुशी आती जाती रहेगी। इस वक्त लोगों को ज्यादा इस बात की जरूरत है कि इवन जिस दिन लॉकडाउन स्लो डाउन भी हो जाए या खत्म भी हो जाए, अब इतनी कम्युनिटी में अवेयरनेस आनी चाहिए कि नागजीर हालात के अलावा घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितने लोग मैक्सिमम अपने घरों में स्टे करेंगे, इतनी ज्यादा सेफ्टी रहे। तो मैं इसी हवाले से गुजारिश करूंगा आवाम से कि उनको जो महकमा से या गवर्नमेंट जो हदायत दे रही है उसको इम्प्लीमेंट करे। ये नहीं कि पुलिस वाले खड़े ना हो तो एक इतना इकट्ठे हो जाए और ना हो तो जो है ना इकट्ठे हो जाए, और हो तो फिर ये पुलिस डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोगों में खुद इतनी अवेयरनेस आ जानी चाहिए। इंफरादी तौर पर जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आखिर में मजीद, ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसको हम सम अप कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि मजीद इसको हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हैंड सर्फिस के हवाले से बताया जाता है कि कई हफ्तों तक जो है ये वायरस आपके हाथों पर मौजूद रहता है, और फिर आपस में जब लोग मिलते जुलते हैं तो ये वायरस जो है ये स्प्रेड हो जाता है। इन्वायरमेंटल सर्फिस की भी बात की जाती है, तो मैं ये चाहूंगी कि जरा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, और हमारा मकसद ये कि बार बार लोगों को बताते रहें ताकि इसको रिफ्रेश किया जा सके।
बिल्कुल नहीं। बेसिकली जो है ना, ये इसकी जो ट्रांसमिशन इस वायरस की जी। हर आदमी को समझने की जरूरत है। ट्रांसमिट एक मरीज से बाकी लोगों में कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके जो ट्रांसमिशन जो कंडीशंस है वो इस बात पे है कि वो जो है ना, इसके ट्रांसमिशन के रूट्स में एक कांटेक्ट है, वो ओके। दूसरा कांटेक्ट। कांटेक्ट मीन के जो है ना कहीं, जैसे आपने कहा कि इन्वायरमेंटल इसके ऊपर जी। वायरस का वहां हाथ या किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज के अंदर इस वायरस का सर्वाइवल मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर मुख्तलिफ है। आपने भी और बाकी लोगों ने भी इसको मुख्तलिफ स्टडीज आई हैं और जान लिया होगा। मैं इतना बात कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज के ऊपर ये जो वायरस है इसका सर्वाइवल बेसिकली दो चीजों के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। एक तो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, दूसरा ह्यूमिडिटी के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुमताज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एचओडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक है, और बता रहे थे कि ओवरऑल हमें किस कदर मोहतात रहना है, इस वायरस से हम किस तरह से बच सकते हैं, अपने जो समाजी फासले हैं उनको किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। साथ ही साथ ओवरऑल ना ही जो दुनिया भर में एक तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, मुख्तलिफ ममालिक इस पर लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन जो है वो इन प्रोसेस है, उस पर भी हमने दूसरा हुकूमती इक़दाम के हवाले से ना ही पहले कुछ आप बात कर रही थी, तो अपने नाज़रीन को हम ये भी बताना चाहेंगे कि दो अहम शख्सियात से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल राब्ता हुआ। ईरान के सदर हसन रूहानी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और ईरान में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से नुकसान हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तानी ज़ायरीन भी गए थे, और फिर जब वो पाकिस्तान आए तो उसकी वजह से पाकिस्तान में भी हमने देखा कि वायरस के कुछ केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो बहरहाल हुकूमत के इक़दाम मरबूत थे, अच्छे थे, जिसकी वजह से केसेस पाकिस्तान में उतनी हद तक नहीं बढ़े जो सूरत हाल दीगर ममालिक में थी। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो इस वक्त कहा यह जा रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा उसकी तादाद जो है जिस तरह पूरी दुनिया से मुतासिर हो रही है, लेकिन हमारे इस इलाके में या इस एरिया में, इस रीजन की जब हम बात करते हैं तो इसके हवाले से भी मुख्तलिफ रिसर्च की जब बात हो रही है तो ये तहकीक आई कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका इतना हमने स्प्रेड नहीं देखा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पहले से कम था, उसमें भी बहुत सारे अवामिल जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तो ये है कि हमारे जैसे ममालिक जो हैं, गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, और खुदा ना खासा अगर यहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि हम किस तरह से अपने लोगों को इससे बाहर निकालें, किस तरह से वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। लॉकडाउन का हमने देखा, एक पार्शल लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है वो मुतासिर हुए। बहुत मुश्किल था कि उनको घरों पर बैठ कर, जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको आप फराहम करें सारे वसाइल। इसके बावजूद कोशिश की गई, और 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान जो हैं उनके हवाले से जो है जो इक़दाम किए गए, 12,000 जो है वो लोगों को दिया गया, कैश दिया गया, आगे राशन भी दिया जाएगा, और मज़ीद जो बेरोज़गार हुए हैं लोग, उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए भी पैकेज आ रहा है, एक ऐसा रिलीफ पैकेज कि जिससे उनको अकोमोडेट किया जा सके। बजट के हवाले से मैंने पहले बात की थी, तो बजट में भी 40 लाख अफराद के हवाले से इस वक्त इस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो लोग कोरोना की वजह से ख़ास तौर पर बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। बहुत मुश्किल हालात हैं, एक क्रूशल सिचुएशन है। इससे पहले भी इकॉनमी कोई बहुत ज़्यादा हमारी बेहतर पोजीशन में नहीं थी, खासी डाउनवर्ड थी, लेकिन अब जो है एकदम से जब ये आफत आई, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया से मुतासर हुई, तो पाकिस्तान में भी हालात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए। लेकिन इस सारे ज़िम्न में जब इंटरेस्ट रेट कम किया गया स्टेट बैंक की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो एक ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया इस सेक्टर को, उसमें जो पैकेज दिया गया वो बहुत हौसला अफजा है। दीगर भी इक़दाम किए जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जो छोटे बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको, ख़ास तौर पर दरमियाने दर्जे के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट किया जा सके, और ये कोशिश की जा सके कि उनके लिए जो है वो बेहतरी हो आइंदा आने वाले दिनों में। अब पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें भी कम होंगी, तो उसका भी ओवरऑल यकीनन बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकॉनमी के ऊपर नज़र आएगा। और आने वाले दिनों में लगता यह है कि
जब बजट आएगा तो इंशाल्लाह उसमें कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इस सारे हालात पे बहुत मुश्किल काम, अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए खासी हमें रिलीफ लग रहा है कि फराहम किया जाएगा। बिल्कुल नाहिद, चूंकि आप बजट की बात कर रही थी तो बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, और एक बड़ी अहम तजवीज़ आज मैं सुबह पढ़ रही थी कि अब ये कहा जा रहा है कि जो भी अमीर तबका है, जिन लोगों की आमदनी इस वक्त ज़्यादा है, उन पर कहा जा रहा है कि सुपर कोरोना टैक्स लगाया जाए, ताकि फिर वो जो आमदनी है जब वो हुकूमत के पास आए तो फिर उसको मुस्तहिक अफराद पर, गरीब अफराद पर खर्च किया जा सके। इससे पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पर खास से मुस्बत असरात पड़े हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बहुत नीचे आ रही हैं, और अब एक समरी बाकायदा तौर पर भिजवा दी गई है ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम में, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि पेट्रोल की कीमत 21 रुपये, डीजल 34 रुपये और मट्टी का जो तेल है उसकी 44 रुपये तक फी लीटर जो है वो कमी कर दी जाए। इससे पहले हमने जब भी देखा पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे ही ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती थी, नाहिद मुख्तलिफ अशिया की कीमतें भी साथ ही बढ़ना शुरू हो जाती थी। अब चूंकि रमजान मुबारक का महीना है, ऐसे में खुसूसन जो खाने पीने की अशिया की चीजें उनकी खपत में मजीद इजाफा हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस में जब ये कमी होगी, बाकायदा तौर पर हुकूमत इसकी अनाउंसमेंट कर देगी, तो महंगाई भी खासी हद तक हमें कम देखने को मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल एक और अहम राब्ता भी हुआ, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रही थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो शरीक चेयरमैन हैं बिल गेट्स, उनके साथ, और बिल गेट्स ने पाकिस्तान में जो गरीब तबके के लिए मौजूदा हुकूमत इकदाम ले रही है उसको खास तौर पर सराहा। और चूंकि बिल गेट्स पाकिस्तान में खासा मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं, खास तौर पर पोलियो के हवाले से अगर हम उनकी जितनी भी काविशें उनको देखें तो हुकूमत पाकिस्तान भी उनको कदर की निगाह से देखती है, और पोलियो के खात्मे में वो अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पोलियो वर्कर्स हैं नाहिद, उनको हुकूमत इस्तेमाल कर रही है कोरोना के सद्देबाब के लिए भी। बिल्कुल, इस पर भी कल जो है वो बात हुई है इस टेलीफोनिक। जाहिर है एक मरबूत हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जब तक नहीं होगी, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक मुश्किल होगा। इतना बड़ा ये इशू है, इसको काबू करना कोई आसान काम नहीं है। हर गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि अपने वसाइल में रहते हुए लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। पाकिस्तान में भी इसी किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, और पोलियो वर्कर्स की जहाँ तक उसमें बात कर रही थी, और दीगर भी इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी ताकि ऑन बोर्ड लिया जाए और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए। टाइगर फोर्स के हवाले से हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं, उसमें भी लाखों लोग रजिस्टर हो चुके हैं। कल हमने देखा कि सियालकोट में उस हवाले से जो उसका इनोग्रेट किया गया वो ऑपरेशनल हमें वहाँ पर नज़र आ रही है, तो उसमें भी खासा फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म साहब की ज़ाहिर है कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी अपील पर लोग जो है वो फौरी लब्बैक कहते हैं। यहाँ पर टाइगर फोर्स में लाखों लोग जो है वो उसमें रजिस्टर हुए, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और दीगर शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी वो अपील करते रहे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि इन दिनों में वो आगे बढ़ें, और यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके लिए कुछ यहाँ पर बेहतरी के आसार अगर होना चाहते हैं, आसार यहाँ पर उसी सूरत में हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ मिलकर आम लोग इस वक्त और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मिलकर काम करें। तो वो डोनेशन का सिलसिला भी जारी है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में लोगों को इससे निकाला जा सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके लिए इकदाम किए जा सकें। और ऑयल प्राइसेस की जिस तरह से उसमें बात कर रही थी, हमेशा से ऐसा होता है कि कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं, तो इसमें इंशाल्लाह इन्फ्लेशन में भी कमी हमें देखने में मिलेगी और बेहतर होगी सूरत हाल। तो मज़ीद जो सनतें भी खुल रही हैं, और ख़ास तौर पर फिर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ही बात करूँगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कहा कि मोदी की रिसर्च या दीगर जो तहकीकात हैं, रिसर्चेज हैं, वो हमें ये बताती हैं कि किसी भी इकॉनमी में अगर आप बूम चाहते हैं और आप इकॉनमी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि इससे तकरीबन 60 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई होती हैं जो इससे इंटरलिंक्ड होती हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है। अगर हमारे यहाँ इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में हम देखेंगे भी कि इसकी हमें असरात भी नज़र आएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी फराहम किया जाएगा। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है, एक राइट अगर डायरेक्शन पे इन मुश्किल हालात में भी आप चले जाते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी खबरें होंगी पाकिस्तानियों के लिए।
बिल्कुल, जहां पर एक तरफ हम देखते हैं कि हमें बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, वफाकी हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है, सूबाई जो हुकूमतें हैं वो भी मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस इस वक्त ला रही हैं। कल पंजाब में राइस पंजाब पैकेज के हवाले से हम बात कर रहे थे और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ईन ज़िया ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपनी ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही हैं? आप जिस तरह से देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, इंटरनेशनली भी आपको बहुत ज़्यादा सराहा गया है कोरोना वायरस में जिस तरह से निपटने में पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल कोरोना की जो वेव है पाकिस्तान में उसको किस तरह से देखते हैं, हुकूमती इकदाम को किस तरह से देखते हैं, और जैसा कि कहा जा रहा है कि मई का पूरा महीना हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस टाइम तमाम के तमाम जो हमारे सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हैं, चाहे वो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का हो या टेस्टिंग का हो। देखें, वक्त के साथ साथ जो मरीज बढ़ते जाते हैं ये उसकी वजह से मसाइल जरूर बढ़ते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम इन प्लेस है वो अभी तक जितने केसेस आए हैं और जितने लोग डायग्नोज हुए हैं और जितनी डिजीज कंटेन हुई है वो बहुत कामयाब रही है अभी तक। और स्पेशली इस्लामाबाद की हद तक वो इस तरह से भी है कि जो TTQ का जो निजाम है जिसमें टेस्ट ट्रेस एंड क्वारंटीन है, इस कीमत में जितने भी लोगों को फॉलो किया जाता है, जो एक पॉजिटिव केस के पीछे 10-10 लोगों को जो टेस्ट किया जाता है, उससे होता यह है कि लोग जितने पॉजिटिव होते हैं उनकी जो फर्दर पॉजिटिव होते हैं उनको कंटेन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, लिहाजा पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ेंगे और ये कोई ये हकीकत है और इससे बढ़ना है। और ये चूंकि अभी तक देखें 2.5 महीने के अंदर इस कदर नहीं पड़े जिस कदर बढ़ना चाहिए था, तो ये प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी इन प्लेस होने की वजह से बहुत सारा जो नंबर है वो अभी तक इस तरह हम उससे महफूज हैं अभी तक। डॉक्टर ज़ईन साहब, मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन फ्लेक्सिबल किया तो लोग तो सड़कों पर निकल आए, इंडस्ट्री हमारी बंद है लेकिन आम आवाम हमारी बाहर निकली हुई है, तो इसका क्या नुकसान है? केसेस भी बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी केसेस बढ़े हैं जब से लोग फिर रहे हैं मार्केट्स में और महसूस नहीं होता कि कहीं भी लॉकडाउन नहीं है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों को कि किस तरह से वो बिहेव करें ताकि इससे बचा जा सके? ये इसका पिछले 2 दिनों से 36 और 42 पे जो सर्ज आया है, ये हो ये रहा है कि हमें जैसे सर्वेलेंस टीम्स है उनको जो पॉजिटिव केसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 10 केसेस मिलते हैं, तो वो जब 10 केसेस फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेट करके उनके फर्दर सैंपल ले, तो ये क्लोजेस्ट जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव केसेस के, उनकी जो फर्दर आगे है वो लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं, रवैया देख रहे हैं लोगों का, चले हमें इस बात का अंदाजा है कि लोगों को मजदूरी भी करनी है, तो भले मजदूर तबका जो है बिल्कुल जाके अपना काम करो, वो प्रोटोकॉल्स अपनाए जिससे प्रिवेंशन हो सकती है। लेकिन अब पार्क्स के अंदर और बहुत सारे एरियाज के अंदर, मार्केटों के अंदर लोग इस तरह से बाहर आ रहे हैं जैसे कि नॉर्मल दिन है, तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत रीअश्योरिंग सी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो लिहाजा लोगों से अपील यह है कि लोग बिला वजह, बगैर किसी वजह के बाहर ना आए। ये कोरोना वायरस का थ्रेट इसी तरह से अवेलेबल है, अभी भी है, जिस तरह से दुनिया में उसने तबाही की है, उसके असरात यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर हमने एहतियात नहीं किया तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है और हुकूमत इस हवाले से हम देखते हैं कि अपने तौर पर काम भी कर रही है और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो 6 से 7 हज़ार तक टेस्ट जो हैं वो रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन हमें इसको 25 से 30 हज़ार तक लेकर जाना है। कितना मजीद टाइम लगेगा इसमें और ये कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है इनका वो प्रोग्रेटिव है। और उस शुरू के दिनों में जब ये कोरोना आया तो हमारी जो कैपेसिटी थी ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत कम थी, तो ये एनहांस होकर काफी हो गई और अगले कुछ अरसे में इसको जैसे मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने कहा था कि हम इसको
20,000 तक पहुंचा देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये होएगा, इम्प्लीमेंटेशन होएगी इसकी। और अभी तक जो पहले से कंपेयर करें पिछले एक महीने से और अभी तक, तो इसमें बहुत बहुत बड़ा फर्क आया है। ठीक है डॉक्टर सईम साहब, आपने खुद कहा कि लोग अब बाहर निकल रहे हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन अब जब जाहिर है लोग बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे। तो इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी कैपेसिटी है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बर्डन बर्दाश्त कर पाएगा, क्या तैयारी है हमारी, क्या बताएंगे आप हमें? ये इसकी तैयारी जो है 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर है। पहली बात ये है कि एक प्राइमरी लेवल के ऊपर है और उसमें हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स और उसको होम क्वारंटीनिंग के ऊपर अभी तक हमारे अस्पतालों पे बर्डन इसलिए भी नहीं पड़ा कि हमने जो प्राइमरी निजाम है उसको मजबूत किया हुआ है। और उसके बाद जो पेशेंट्स कोई उसकी जो 3 से 4% लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, उसके लिए हॉस्पिटल्स में जगह भी मौजूद है। और रिसेंटली हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कैपेसिटी भी एनहांस की गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्टर साहब। और अभी हम लोग उसके ऊपर जो फर्दर इस्लामाबाद के अंदर जो मजीद सर्वेलेंस और मजीद जो डिजीज ट्रेंड को मॉनिटर करने के लिए हम लोग बस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और हम खुद भी फील्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो हम उस पैटर्न के मुताबिक जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जैसे कोटहतियाल हो गया, जैसे शहजाद टाउन और इरफानाबाद और अब शालादिता और I-10 जो है, तो इस तरह से हमने वक्तन फौक्तन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये छोटे छोटे लॉकडाउन किए थे, जिसके बहुत अच्छे नताइज सामने आए थे कोटहतियाल वाला और शहजाद टाउन के उसमें। तो अब हम उम्मीद कर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बता पाएं तो सवाल आपसे ये है कि शुरू में हमने देखा कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों को सील किया गया था क्योंकि कुछ तादाद में वहां पर केसेस सामने आए थे। तो अब तमाम इलाके रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्लियर हैं या अभी भी कुछ इलाके सील हैं जहां पर केसेस मौजूद हैं? जी, अभी भी कुछ एरिया सील है, जैसे हमारा शालादिता हो गया, इरफानाबाद हो गया और I-10 का कुछ पोर्शन हो गया क्योंकि केसेस यहाँ पे सर्च कर रहे थे। तो हमारे पास यही रिजॉर्ट मौजूद है कि जो जिस एरिया में भी केसेस बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिल के हम लोग फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद जो है हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन बताइएगा अवेयरनेस कैंपेन जो है इस हवाले से कितनी जरूरी है? पाकिस्तान में जो इस वक्त अवेयरनेस चल रही है इसको किस तरह से देखते हैं आप, और इनमें किन किन चीजों को भी हमें मजीद मद्देनजर रखना है, क्योंकि कोई अभी नहीं कह सकता कि ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहे, खास तौर पर वो इलाके, वो एरियाज, वो घर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रसाई नहीं है, टेलीविजन मौजूद नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, उन तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, अगर इसकी एक हमने इस्लामाबाद में हमने एक वो निकाला था, हल निकाला था, वो ये कि हमारी जितनी डेली हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने एक हिसाब से ट्रेन किया कि वो लोगों को सिखा सकें कि कोरोना है क्या, कोरोना में क्या सिम्टम्स आते हैं, कोरोना का कोई पेशेंट तो नहीं है इर्द गिर्द माशरे में, उस एरिया में उनकी कैचमेंट, तो वो डोर टू डोर जाती है। ठीक है। और डोर टू डोर जाने के बाद वो दरवाजा नॉक करके बैठते हैं और वो उनको बताते होते हैं कि मतलब वी हैव यूज्ड LSW प्रोग्राम जो कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए। ठीक है डॉक्टर सईम साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मा ने जो बात की, अभी जाहिर है कि उसको प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया और कैंपेन जाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूमात उन तक पहुँचनी चाहिए और मीडिया के ज़रिए भी ये मालूमात उन तक जा रही हैं। ख़ास तौर पर रेडियो या FM का भी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उसके ज़रिए भी यहाँ पर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो है वो लोगों को रीच आउट किया जा रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है और बार बार जिस तरह से हम भी यहाँ पर बता रहे हैं वो चीज़ें जो शुरू से हम आपको बताते आए हैं और अब लोगों को मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो किस तरह से आपने करनी है, किस तरह से आपने साफ सुथरा रहना है, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, ये सारी चीज़ें जो है गाहे बगाहे बार बार बताई जाती हैं ताकि याद दहानी कराई जाए, बार बार ये कहा जाए, लोगों को बताया जाए कि इसके ऊपर अमल दरामद किस लिए ज़रूरी है। बहरहाल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। नाहिद चौधरी और उस्मा को इजाज़त दीजिए। अभी आप अपडेट्स मजीद सुन पाएंगे, न्यूज़ बुलेटिन का वक्त हुआ है, उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट जो है ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस होंगी।